नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान खास कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। वो कहते हैं ना कि अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर से दूरी बनी रहती है। सेब जो कि एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है, इसके न जाने कितने फायदे हैं। आप इसे फल के रूप में भी खा सकते हैं और चाहे तो जूस या अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद के तौर पर भी। सेब के खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने की क्या है प्रक्रिया, जानते हैं आज के कृषि विशेष में और देखते हैं सेब खेत से लेकर बाजार तक। सेब का अपना लंबा और ऐतिहासिक सफर रहा है। इसके उद्गम से लेकर हर दौर का अपना अलग किस्सा है। कजाकिस्तान की धरती से लेकर आज के प्रसंस्करण के दौर तक की जो प्रक्रिया है वो भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं देश दुनिया की इसके यात्रा की और आज के दौर तक पहुंचने की कहानी। लाल चमकदार रसीले फल का जिक्र जब भी होता है तो सबसे पहले जो नाम जुबान पर आता है वो फल है सेब। वही सेब जो कि आज से कई हजार वर्ष पहले मध्य एशिया कजाकिस्तान देश के जंगलों में पाया गया और वहां से शुरू हुआ सेब का सफर। प्राचीन मिस्र, ग्रीस, रोम, मैक्सिको होते हुए दक्षिण अमेरिका आया। भारत के इतिहास को अगर देखें तो सेब का जिक्र 600 से 1000 ईसा पूर्व के कई यात्रियों के यात्रा वर्णन में मिलता है। 6वीं सदी के चीनी यात्री हुयून टी सांग ने भी भारत में सेब के फल के रूप में प्रयोग की बात कही है। वहां से लेकर फिरोज शाह तुगलक और मुगल जायके में भी सेब का प्रयोग होता रहा है। औद्योगिक युग के प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में 1870 में कैप्टन आर.सी. स्कॉट ने इंग्लैंड से लाई गई प्रजाति न्यूटन पिपिन को लगाया, मगर भारतीय किसानों ने उस दौर में भारत में उगाई जाने वाली किस्मों को ही अपनाया। वहीं 1926 में सैमुअल नामक व्यापारी ने भारत में सेब की खेती की और बाजार में व्यापार किया, मगर 1932 आते आते शिमला और किन्नौर में होने वाले सेबों ने भारतीय बाजार में पकड़ बनाई, जिससे देश में होने वाली किस्में जैसे रेड डिलीशियस हिमाचल प्रदेश, गोल्डन डिलीशियस जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लाल अंबरी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर ने बाजार में अपनी जगह बनाई। आज भारतीय सेबों की मांग विश्व भर में है और भारत में सेब के कुल उत्पादन का 70% योगदान जम्मू और कश्मीर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सबसे ज्यादा किया जा रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम राज्य में भी सेब का उत्पादन हो रहा है। सेब उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आज भारतीय सेब का आयात कई देशों में किया जा रहा है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, बेल्जियम, चिली, दक्षिण कोरिया, तुर्की, इटली, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। मधुमेह, अच्छी पाचन क्रिया और त्वचा के लिए भी सेब किसी वरदान से कम नहीं है। सेब जो कि स्वस्थ जीवन के लिए एक वरदान है। सेब जिसके औषधीय फायदे को हम सभी जानते हैं। शायद तभी ये कहा जाता है कि जो रोज एक सेब है खाता, डॉक्टर कभी उनके घर नहीं आता। तो अभी तक
तक आपने जाना इसके ऐतिहासिक यात्रा की कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इसकी खेती, खास तौर पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इसके हो रहे संरक्षण और किसान व्यापारी समिति के बारे में, जो इस फल को बचाने के साथ साथ मूल्य वर्धन के मामले में भी बेहद ही कारगर कदम उठा रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगाए जाने वाले झाड़ीनुमा पौधे से जो चमकदार पौष्टिक फल प्राप्त होते हैं, उन्हें सेब कहते हैं। मुख्यतः सेब हरे, लाल और पीले रंग के होते हैं, जिसकी सबसे अच्छी उपज दोमट मिट्टी में प्राप्त की जा सकती है। सेब की खेती के लिए ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र को ही सबसे उचित समझा जाता है, इसलिए ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर आज हम कृषि विशेष में इसकी खेती से जुड़ी ज्यादा जानकारी देंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और अन्य क्षेत्रों में हो रहे इसके उस कार्य की जिसने किसानों की फसल के नष्ट और सड़ने की समस्या का निदान किया है और सेब के मूल्य संवर्धन को बढ़ाकर किसानों से लेकर व्यापारी तक की आय में बढ़ोतरी की है। किसानों के संगठन को यदि हम केवल गुणवत्ता वाले उत्पादन पे रखें और मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव का, ब्रांडिंग का काम व्यवसायियों को दे दें, तो जाके ज़्यादा सफलता सामने आएगी। इसी का नाम साझेदारी। हमारे मॉडल में हमने इसको पार्टनरशिप मॉडल कहा है और ये कहा है कि ये क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन है। एक व्यवसाय के क्षेत्र को, वो सेक्टर बिल्कुल अलग है व्यापार का, दूसरे कृषि उत्पादन वाले क्षेत्र से कोलैबोरेटिव अप्रोच में जोड़ा। उनसे कहा आप मिल के काम करो, आप एक दूसरे के सहयोग के लिए काम करो, एक दूसरे के कंपटीटर बन के मत काम करो। कि यदि वैल्यू चेन में कोऑपरेटिव होगी और प्रोडक्शन में किसान और उनकी स्मॉल प्राइमरी कोऑपरेटिव होंगी, इस तरह का सक्सेस अपने आप आएगा। यहाँ भी हमने क्या किया है, इन 8 क्षेत्रों में किसानों के संगठन बनाए हैं, उनकी छोटी छोटी कोऑपरेटिव या म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट बनाए हैं, उनको एक शेयर देके, ये जैसे ये कंपनी है हिमालयन फ्रेश प्रोड्यूस, ऐसे स्टोर में फिर व्यापारियों को कहा है या इन्वेस्टर को कहा है कि आप अब पैसा लगाइए, क्योंकि तकनीकी में इकट्ठे 20-30 करोड़ रुपए का यहाँ जितना इन्वेस्टमेंट है उतना किसान नहीं कर सकता है, तो वो तो व्यापारी ही करेगा। लेकिन उस पैसे के बदौलत यदि वो किसानों का लाभ नहीं देखेगा तो उस पर ये हमेशा आरोप लगता है कि आप अपने लाभ के लिए आए हैं। वैसे ही किसान यदि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगा तो वो पहले ही उत्पादन में उलझा हुआ है, व्यवसाय में भी उलझ जाएगा और पहले के 2-4 सालों में जब उसे ब्रांड स्थापित करना है तब जो लॉस होता है वो बियर नहीं कर पाता है। तो अंततः गत्वा इस पार्टनरशिप से, इस कोलैबोरेटिव अप्रोच से हमारे देश में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, देश आत्मनिर्भर भी होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इस 1000 टन के स्टोर से इतना इंपोर्ट कम हुआ है, क्योंकि हम ये बेचेंगे फरवरी से और फरवरी से ही हमारा इंपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास तब तक सारा सेब सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये हमारी विदेशी मुद्रा बची, आत्मनिर्भर हुए और यहाँ इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए इतने दूर के इलाके में। दूसरा क्या होगा कि किसान को, जो अभी आजकल की स्थिति है, एक दिन में दिल्ली की बात करें तो 1000 से ज़्यादा ट्रक जा रहे हैं और व्यापारी की भी समस्या, वो इतना सेब कहाँ रखे। तो आजकल जो सेब उनका 25-30 रुपये किलो बिचौलियों के पास बिकता है, यहाँ वो उसी सेब को 60 रुपये 70 रुपये किलो बेच देते हैं, जो ऑफ सीजन में उन्हीं की कंपनी 100 से 105 रुपये किलो बेचेगी। तो सबका इसमें हित होगा, सबका लाभ होगा और किसानों की आय यहाँ पे यदि मैं कहूँ तो किसी उत्पादन से नहीं बल्कि एक तकनीकी हस्तक्षेप से दुगनी हुई। तो किसान को उत्पादन से व्यवसाय की मालिकाना हित में भी आना पड़ेगा, दुगना तो तभी होगा मेरी दृष्टि में। बाकी तो और लोग कह सकते हैं, लेकिन यदि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है तो उत्पादन से 1 गुना और उत्पादन में मूल्य संवर्धन से 1 गुना, तो दुगनी हो जाएगी। किसान यदि मूल्य संवर्धन के साझेदार बनेगी तो उनको एक और आय का हिस्सा आएगा, आय दुगनी हो जाएगी। व्यापारी यदि किसानों से जुड़ेंगे तो उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने उपभोक्ताओं को यहीं का माल दे देंगे, तो आत्मनिर्भरता आ जाएगी। तो हमारा ये उद्यम किसानों की आय दुगना करने और आत्मनिर्भर भारत के इस
इन नारों को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहा है। हम इसको रेप्लिकेट भी करेंगे। किसान व्यापारी संयुक्त समिति ने जहां सेब से जुड़ी बाजार और संरक्षण की समस्या का निदान किया, वहीं उच्च तकनीक अपनाकर किसान को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि वो सेब की गुणवत्ता, आकार और रंग के अनुरूप चयन कर फल के रूप में और प्रसंस्करण के लिए चुने जाने वाले सेब को अलग अलग कर उनका प्रयोग कर अपना मुनाफा कमा रही हैं। मेरा नाम अरुण सेमवाल है। मैं यहाँ पे प्रबंधन का काम देखता हूँ और हमारे कोल्ड स्टोरेज में सबसे पहले कलेक्शन पॉइंट से जो सेब आता है उसका यहाँ पे तुलान होता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ग्रेड के हिसाब से उसके क्रेट्स के साथ उसे मशीन में चलाते हैं और ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है जिस मशीन में उसके साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से सेब अलग अलग जगह सेपरेट करते हैं। इस तरह से वो एक बिन्स में भरते हैं और फिर जिस कलर के आधार पे कितना प्रतिशत कलर के सेब में है, इस ढंग से उनको अलग अलग बिन्स में डाल के और फिर ये सेब जाता है हमारे कोल्ड स्टोरेजेस में। और उस कोल्ड स्टोरेज में ये कोल्ड स्टोरेज दो तरह के होते हैं। अगर देखा जाए तो जिसमें हम खड़े हैं इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है सिंपल कोल्ड स्टोरेज, उसमें टेम्परेचर देखते हैं और वो 3 से 4 महीने रहता है। इसमें हमारे 9 से 12 महीने रह सकते हैं क्योंकि हम इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस भी कंट्रोल करते हैं। इस उन्नत तकनीक ने किसानों को सही गुणवत्ता के फल और उन सही गुणवत्ता के फलों की मांग के अनुसार क्रमवार बाजार से लेकर प्रसंस्करण तक का कार्य सही तरीके से करके इस समिति के उद्देश्य और इस कार्य प्रणाली के सफल होने का प्रमाण दिया है, जिसने इन किसानों और व्यापारियों को नई राह दिखलाई है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सेब के प्रसंस्करण, इसके बाजार और इसे बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आइए अब बात करते हैं सेब के प्रसंस्करण और इससे बनने वाले उत्पादों की, जो स्वाद के साथ साथ सेहत की दृष्टि से भी बेहद ही लाभकारी होते हैं। आइए जानते हैं उत्पादन के बाद कैसे और कहां मिलता है इसका बाजार, साथ ही किस तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है और किसान इसका किस तरह से लाभ ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू और केले के बने चिप्स या हो फलों के रस से बने जूस या बात हो फलों से बनने वाले सेहतमंद स्वादिष्ट मुरब्बों की, ये सभी को हर उम्र में खूब पसंद आते हैं। आज इन प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थ की मांग देश दुनिया में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके प्रसंस्करण से जुड़े किसानों और संगठनों को अच्छा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिससे आज देश का हर वर्ग लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच कर रहा है। हमारी कामना है कि आम आदमी के जीवन में रोजी रोटी को लेकर के जो दुख है, जो तकलीफ है, हम उसको दूर कर सकें, उसमें निमित्त बन सकें। उसमें हमारे आर्टिजन हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे किसान हैं। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो उसको दूर करने के लिए हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये पूरे उत्तराखंड में हम इसको चला रहे हैं और इसमें हम सभी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका आह्वान करते हैं कि वो इस योजना का जरूर लाभ उठाएं। अब सबसे बड़ी यहाँ बात आती है जागरूकता की। लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी अच्छी योजनाएं हैं, तो हम उनको जागरूक करने के लिए समय समय पर
जागरूकता प्रोग्राम करते हैं, उसमें शिविर में जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और वहाँ उनको इसके बारे में बताते हैं कि आप ये प्रोग्राम कीजिए। आज इस योजना की वजह से देश में हर वर्ग को खुद को स्थापित करने का अवसर दिया और इसके सबसे अच्छे परिणाम तब देखने को मिले जब युवा वर्ग और महिलाओं ने इसका लाभ पाकर खुद को प्रसंस्करण प्रक्रिया से जुड़े क्षेत्र में खुद की जगह बनाई। उत्तरकाशी से हूँ। नौगांव उत्तरकाशी में हमारी एक यूनिट है फूड प्रोसेसिंग की, जिसका नाम है युवा हिमालय एग्रो फूड प्रोडक्ट्स। इस यूनिट का नाम युवा हिमालय रखने के पीछे रीज़न भी है और वो हमारा विज़न मिशन भी है। हम हिमालयन यूथ और हिमालयन रिसोर्स दोनों का ही यूज़ करना चाहते हैं और दोनों का यूज़ करके वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। नॉर्मली पहाड़ को लेके एक ही मेंटालिटी है, पहाड़ का यूथ या तो होटल जॉब में जाता है या आर्मी में जाता है और शायद लड़कियों के पास वो भी दोनों ऑप्शन नहीं है। तो हमारा मतलब मैं और मेरे हस्बैंड इसमें दोनों काम करते हैं और हम दोनों का एक विज़न था। उनका विज़न था कि हम पहाड़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कोई होती हैं, हम पहाड़ में कुछ बनाते क्यों नहीं है, बेचते सब हैं, बनाते क्यों नहीं है, वो उस पर काम करना चाहते थे। और मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान एक शब्द सुना था, सामुदायिक व्यवसाय। तो मुझे लगता था कि बिजनेस समुदाय के साथ नहीं हो सकता। बिजनेस को लेके हमारी मेंटालिटी यही होती है कि वो सिर्फ अपने आर्थिक लाभ पे होता है। लेकिन जब मैंने वो टर्म समझी तो मेरे दिमाग में था कि कभी अगर मैं एबल हुई तो मैं इस तरफ जाऊंगी। तो आज हम दोनों अपने अपने विजन को लेके काम कर रहे हैं और हमने एक यूनिट ऐसी सेटअप की जहां हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पहाड़ी जितने भी लोकल उत्पाद हैं उनको लेके करते हैं, पहाड़ी लोगों के साथ करते हैं और मोस्टली उसमें काम करने वाले जो हैं वो वुमेन फार्मर्स हैं। तो वो अपनी खेती भी कर रही हैं और साथ में अर्निंग भी कर रही हैं। तो हम उस नाम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और चेंज एक कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे ला सकें। उत्तराखंड में गर्मियों में जूस की बहुत डिमांड होती है, टूरिस्ट भी आते हैं, गर्मी भी पड़ती है, तो जल्दी बिकने वाली आइटम होती है। तो लगभग हर कोई बना रहा होता है। बुरांश एक ऐसा है जो बुरांश का जूस आपको हर जगह मिलेगा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में। तो हमने उसको देख के सोचा कि इस पे काम किया जा सकता है। तो हमने शुरू में सिर्फ स्क्वैशेस निकाले थे और हमारे 5 स्क्वैशेस आज आते हैं। उसमें शायद हमारे 500 लीटर 600 लीटर स्क्वैश साल भर में बिकता था। आज हमारी कैपेसिटी जो है वो लगभग 30,000 लीटर की है। और इन 8 सालों में हमने जो भी ग्रोथ किया इसके पीछे हमारा एक वो भी है कि हमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का जो लाभ मिला था, 4 लाख रुपए का एक लोन लिया था 2015 में, उसकी हेल्प से यूनिट सेटअप हो पाई थी। मतलब जो अपने एफर्ट थे उसके बाद जब हमें पुश चाहिए था तो वहाँ पे हमें बहुत हेल्प मिली और उस बिज़नेस को हमने उस लोन को 2 साल में क्लियर कर लिया था, जबकि हमारे पास अपना कोई पैसा नहीं था लोन शुरू करते समय। ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग काम को लेके डरते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा या कैसे करेंगे, अगर आपके दिमाग में है आइडिया कि आपको किस पे काम करना है और आप उसकी ये जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना जोखिम आप उसमें ले सकते हैं और कितना वो सक्सेस लेगा, तो आपके लिए सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा के आगे बढ़ सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण ने आज उत्तराखंड उत्तरकाशी में एक रोजगार सृजन का कार्य किया है, जिसने न सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से इसका उपयोग करने वाले लोगों को मजबूती दी, बल्कि इसके माध्यम से रोजगार का कारण बन क्षेत्र के कई लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं ने भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के क्षेत्र में बाजार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है। कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के द्वारा अभी वर्तमान में लगभग हमारे 8 जैविक आउटलेट यहाँ पे खुल चुके हैं, जिसमें कि एक भटवाड़ी ब्लॉक में जोशियाड़ा में डूंडा में हमारा खुल गया है, इधर नौगांव ब्लॉक में, इधर नौगांव में है, एक डामठा में है, एक बर्नीघाट में है, पुरोला में एक पुरोला में है और 3-4 अभी हमारे प्रोसेस में जो भी जल्दी खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे नौगांव में हमारे एक कृषक समूह है, श्वेता बंदानी जी का है,
और यहाँ पर हमारे और भी जो कृषक हैं, जैसे हमारे योगेश हैं, इनका भी एक अपना युवा हिमालय एक NGO है जिसके माध्यम से ये प्रसंस्करण का काम करते हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो ज़िले में बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो कि अभी मीडिया से बाहर है। अभी आपने पहले भी शायद DD किसान पे हमारे हिमरोल के भरत सिंह राणा जी का नाम आप जानते होंगे, अब शायद वो अभी दुनिया में नहीं है, और अब उनका लड़का बहुत अच्छा काम करता है। और भी कई किसान हैं कि जो पशुपालन के द्वारा, हॉर्टिकल्चर के द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा और हमारे जितने भी ट्रेडिशनल क्रॉप के द्वारा अपनी आय अर्जित कर रहे हैं और किसानों का जीवन खुशहाल हो रहा है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं का ही योगदान है जिसने यहाँ के युवाओं को एक राह दी और आर्थिक रूप से मजबूत करने में प्रोत्साहित किया है। और आज ये युवा आत्मनिर्भर होकर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। किसानों का जो जंगलों में या जो उनके खेतों के आसपास जो है पेड़ों पे जो फल या सब्जियां जो होती हैं, जैसे जंगलों में लिंगड़ा होता है, फिडल हेड फन उसको इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा बेड़ू हो गया, तिमला हो गया, या जो सेमल हो गया, आंवला हो गया, इस तरीके की चीजें जो उनके खेतों के आसपास है, उनकी जमीन पर है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। तो हम लोगों ने वो कलेक्ट करवाना शुरू किया। उनके खेतों से जो हो रहा है, जैसे करेला हो रहा है या जो लहसुन हो रहा है, इसका तो हम जो है शुरू से ही प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, लेकिन उनकी आय को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें उन्होंने जो उनका वेस्ट हो जाता था फ्रूट, जैसे जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये सब बेकार हो जाते थे, तो वो हमने कलेक्ट करवाने शुरू किए। उनकी खेत से भी आय हो रही है और खेत के आसपास जो पेड़ हैं उनसे भी आय हो रही है, और उसका हम जो है अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के, अचार बना के, जैम बना के, चटनी बना के, इस तरीके की चीजें बना के जो है हम उनको मार्केट में भेजते हैं। जैसे सेब है, सेब जो अच्छा फल होता है वो तो अच्छे दामों पर बिक जाता है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ विशेष प्रजातियां हैं, जो खट्टा सेब होता है या फिर जो है जो बी ग्रेड होता है, वो खराब हो जाता है। अब उसको जो है ऐसे ही फेंक देते थे। हमने इसका जैम बनाना, चटनी बनानी और जूस बनाना शुरू किया। तो अलग अलग देश में अलग अलग जगहों से, चाहे देहरादून हो, दिल्ली हो या बेंगलोर हो, कई जगहों पे हम जो है पार्सल्स के माध्यम से इनको सबको भेजते हैं ऑनलाइन। तो इसमें क्या है कि बाहर से बहुत अच्छी डिमांड है, स्थानीय बाजार में डिमांड है ही, इसके साथ साथ बाहर भी हम जो है इसको कवर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो चीज खराब हो जा रही थी उसका प्रोसेस करके हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और हमको यहाँ पे लोकल में अच्छा रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, और जो किसान हैं उनकी आय भी बढ़ रही है। के अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये पहाड़ी क्षेत्रों में बेड़ू के अचार हुए और उनके जेम वगैरह इस तरह की बात चल रही है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उनसे लिया जाए। फिर लोकल ये माल्टा होता है, माल्टे का जूस होता है, ये पहाड़ी प्रोडक्ट जो होता है वो भी सब भंडार पर रखते हैं, उनकी भी अच्छी बिक्री होती है। हमारे पास जेम है, मुरब्बे वगैरह इस तरह से, मतलब हम ऑल इंडिया से परचेज करते हैं, और जहाँ जैसी वैरायटी होती है खरीद करके हम ग्राहकों को प्योरिटी के हिसाब से हम उसको उपलब्ध कराना चाहते हैं और देते हैं। इस क्षेत्र में कामगारों से लेकर किसान और व्यापारियों के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का कारण बन इससे जुड़े हर व्यक्ति को स्वावलंबी बना रहा है, और उत्तराखंड राज्य के विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रहा है। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।